ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। डेट सेम है आपकी 31 जैन 2021। लेवल 2 वालों के लिए है, लेकिन लैंग्वेज 2 इंग्लिश है। अब यहाँ पे सबसे पहले पैसेज पढ़ना है और आपको 121 से 128 क्वेश्चंस के आंसर इसमें से देने हैं। द रिचनेस ऑफ हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस केम फ्रॉम ए लिविंग ए लाइफ विच एम्ब्रेस ट्रेडिशन ऑन वन हैंड एंड एक्सपोजर टू द वर्ल्ड चांस ऑफ क्वेश्चनिंग एंड क्वेश्चनिंग टू द अदर। उसका जो बचपना है, उसकी जो रिचनेस है, ठीक है, रिचनेस ऑफ हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस केम, उसकी लाइफ में जो एक्सपीरियंस है बचपन में, वो कहाँ से आए? एक जिंदगी को जीने से जो कि इम्ब्रेस्ड मतलब पालन पोषण करना, ठीक है। तो एक ऐसे ट्रेडिशन से, मतलब एक तो ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग थी और एक ऐसे वर्ल्ड में उसको मतलब एक्सपोजर दिया गया था जहाँ पे वो दूसरों से क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। हर फादर्स प्रोग्रेसिव आइडियाज, उसके फादर के जो प्रोग्रेसिव आइडियाज थे, प्रगतिशील जो आइडिया थे, हिज इन्वॉल्वमेंट इन ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द रेस्ट्रिक्टेड ब्राह्मणिकल सोसाइटी, उनका जो इन्वॉल्वमेंट था एक जो ब्राह्मणिकल रेस्ट्रिक्टेड सोसाइटी में चेंज को लाने के लिए। हिज एनकरेजमेंट ऑफ कमला देवी टू फॉलो हर ऑन इंक्लाइनेशंस, उन्होंने कमला देवी को क्या किया? मोटिवेट किया अपने खुद के जो नियम हैं उनको फॉलो करने के लिए। एंड येट गिव हर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन ए स्कूल, और उनको एक अपॉर्चुनिटी दी एक स्कूल में स्टडी करने के लिए। एंड पार्टिसिपेट इन ऑल द सोशल फंक्शंस विच ही वॉज इन्वॉल्व एज ए सीनियर रेवेन्यू ऑफिशियल, और उन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट किया जितने भी सोशल फंक्शन थे उनमें जिनमें वो इन्वॉल्व हुए थे एज ए सीनियर रेवेन्यू ऑफिशियल। गेव हर कॉन्फिडेंस, इस चीज का उन्होंने उसमें कॉन्फिडेंस दिया। द एग्जाम्पल ऑफ हर ग्रैंड मदर हु लिव द लाइफ ऑफ ए स्कॉलर एंड फियरलेस विमन हु ट्रेवल्ड अलोन विदाउट एनी फियर ऑफ एनी सोशल डिसअप्रूवल और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज वॉज ए फिटिंग एग्जाम्पल टू कमला देवी। यहाँ पे है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनका एक एग्जाम्पल था जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक स्कॉलर की तरह जिया था, और एक फियरलेस वो वुमन थी जिन्होंने अकेले ट्रैवल किया बिना किसी डर के, किसी सोशल डिसअप्रूवल और किसी एडवर्स कॉन्सिक्वेंस, यानी कि जिसका बहुत गंदा रिजल्ट निकले। वॉज ए फिटिंग एग्जाम्पल, ये एक बहुत सही एग्जाम्पल था कमला देवी के लिए। हु लेटर ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑफन रिस्किंग हर लाइफ, जिन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेवल किया अपनी लाइफ को रिस्क पे रखकर। गिरजाबाई हर मदर वॉज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस थ्रू आउट हर चाइल्डहुड, गिरजाबाई जो है वो उनकी माँ थी और वो एक डोमिनेंट इन्फ्लुएंसर थी उनके बचपन में। एंड यूथ हु सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरकमिंग ऑल डिफिकल्टीज विदाउट ए मर्मर, और जो यूथ था उसने क्या किया? एक एग्जाम्पल सेट किया इन सभी डिफिकल्टी से ओवरकम करने का बिना किसी मर्मर मतलब किसी भी बड़बड़ाहट के लिए। शी डिस्कार्डेड मीनिंगलेस सोशल कस्टम एंड ऑब्जर्वेंसेज, उन्होंने डिस्कार्ड किया जितने भी सोशल कस्टम थे और जितने भी ऑब्जर्वेंसी मतलब समाज के जितने भी बनाए हुए नियम थे बेकार, मीनिंगलेस, उनको उन्होंने डिस्कार्ड किया। शी चैंपियन द कॉज ऑफ वुमन, वो औरतों के कारण क्या हुई? मतलब चैंपियन बन गई थी। हर कन्विक्शन वॉज दैट ए विमन मस्ट एजुकेट हर सेल्फ, उनका ये मतलब फोर्सफुल कन्विक्शन था कि एक औरत जो है वो खुद में एजुकेट होनी चाहिए, सो दैट शी कुड बी इंडिपेंडेंट, जिससे वो इंडिपेंडेंट हो सके। एंड हर इंसिस्टेंस दैट कमला देवी शुडंट ओनली स्टडी, और उनका जो इंसिस्टेंस था कि कमला देवी जो है वो सिर्फ पढ़ाई ना करें बल्कि वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी पार्ट करें, स्पोर्ट्स में भी, और अपनी बेटी की ज़िंदगी को वो एनरिच कर सकें। कमला देवी वेंट विद हर मदर टू सेवा सदन, कमला देवी जो है वो अपनी माँ के साथ सेवा सदन जाती थी। एंड सॉ हर एग्जॉटिंग विमन इवन ओल्डर देन हर टू बिकम लिटरेट, और उन्होंने ऐसी ऐसी लेडीज देखी थी जो उनकी माँ से भी बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, सिर्फ किस लिए कि वो अपने आप को शिक्षित करना चाहती थी। शी हर्ड हर रीड टू देम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, वो क्या करती थी? उनसे सुनती थी न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स बाय सोशल रिफॉर्म्स एंड नेशनलिस्ट, फॉलोड बाय डिस्कशंस एंड सॉ देयर एटीट्यूड चेंजिंग। उन्होंने क्या किया? लेडीज के अंदर जब वो एजुकेट होने लगी तो उसके अंदर बदलाव जो आता है एटीट्यूड में, वो उन्होंने नोटिस किया। गिरजाबाई लव फॉर म्यूजिक वॉज शेयर्ड बाय कमला देवी, जो गिरजाबाई का लव था म्यूजिक के लिए वो कमला देवी के द्वारा शेयर किया गया। एंड शी वॉज एनकरेज टू लर्न नॉर्थ इंडियन एंड कार्नेटिक म्यूजियम, और वो एनकरेज की गई थी कि नॉर्थ इंडियन और कार्नेटिक म्यूजिक को सीख सकें। दिस लव ऑफ म्यूजिक वॉज ए ग्रेट सोर्स ऑफ पीस फॉर कमला देवी इन अ लेटर ईयर, ये जो म्यूजिक का प्यार था ये ग्रेट सोर्स था किसका? शांति का, कमला देवी के बाद के सालों के लिए। हर फादर डिडंट बिलीव इन, उनके जो फादर थे उनको बिलीव नहीं हुआ इन रिमूविंग ब्राह्मणिकल रिस्ट्रिक्शंस, गिविंग फ्रीडम टू चिल्ड्रन, अलाउइंग चिल्ड्रन टू जॉइन द एडल्ट्स इन दियर एक्टिविटीज, फीमेल एजुकेशन। तो उनके जो फादर हैं ही डिडंट बिलीव इन, किस चीज़ में उन्होंने बिलीव नहीं किया था?
कि जो ब्राह्मिकल रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको रिमूव करने में। ठीक है, तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। उन्होंने बच्चों को फ्रीडम दे रखी थी, बच्चों को एडल्ट्स के साथ उनकी एक्टिविटीज़ में ज्वाइन करवाया, फीमेल एजुकेशन में सपोर्ट किया, लेकिन रिमूविंग ब्राह्मणिकल रेस्ट्रिक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर, जो उनकी ग्रैंड मदर हैं उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। शी बिलीव दैट वुमन शुड लीड ए सिक्योर लाइफ, उनका मानना था कि जो औरत होती है उसको एक सिक्योर लाइफ को लीड करना चाहिए। शी लव टू रीड बुक्स, शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, शी ट्रेवल्ड अनएस्कॉर्टेड। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा कि उन्होंने बिलीव किया था कि जो औरत होती है उसको एक सिक्योर लाइफ को लीड करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर। शी लव टू रीड बुक्स, बिल्कुल सही बात है। शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म, ये भी सही बात है। शी ट्रेवल्ड अनएस्कॉर्टेड, सही है। बट उन्होंने ये बिलीव किया था कि विमेन शुड लीड ए सिक्योर लाइफ, ये यहाँ पे गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हर मदर। शी स्ट्रगल्ड थ्रू लाइफ similarly, she observed faithfully all the social custom, she preferred studies to sports, she didn't believe in adult literacy। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा कि उनकी माँ के बारे में क्या सही है कि उन्होंने स्ट्रगल किया था अपनी पूरी जिंदगी एक स्माइल के साथ। शी ऑब्जर्व फेथफुली ऑल द, नहीं, उन्होंने सोशल कस्टम्स को नहीं फॉलो किया था, उन्होंने स्टडीज को सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए प्रेफर नहीं किया था। शी डिडंट बिलीव इन एडल्ट लिटरेसी, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कमला देवीज मदर रीड टू हर फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, जो कमला देवी की माँ थी वो रीड करती थी, उनको मतलब उनको रीड करवाती थी न्यूज़पेपर और मैगजीन से। म्यूजिक वॉज ए सोर्स ऑफ ग्रेट कंफर्ट टू हर। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो कमला देवी की माँ जो है वो रीड करती थी, रीड टू हर फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये गलत है। लेकिन म्यूजिक जो है वो ग्रेट सोर्स था उनको कंफर्ट करने के लिए, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। ए इज रॉन्ग बट बी इज राइट। विच एम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन, द वर्ड एम्ब्रेस्ड हेयर मीन्स, तो एम्ब्रेस्ड जो है उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशन को डिसयूज किया, परफॉर्म किया, प्लीज किया, फॉलो किया। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज फॉलोड। मतलब विच एम्ब्रेस्ड ट्रेडिशन, उन्होंने क्या किया, उस ट्रेडिशन को फॉलो किया। सिनोनिम क्या होगा एम्ब्रेस्ड का, ऑप्शन नंबर 4। An example by overcoming all the difficulties, the word overcoming means reaching, not coming, conquering, overbearing। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा conquering। overcoming मतलब किसी चीज से उभरना, तो conquering होता है जब आप किसी चीज से बाहर निकल जाते हो। Living a life which embrace tradition, एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें उन्होंने ट्रेडिशन को एक्सेप्ट किया। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन और डिटरमाइनर। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। प्रोनाउन जो होता है वो यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, प्रोनाउन होता है आपका सर्वनाम, जैसे लिविंग ए लाइफ, एक ऐसी जिंदगी जीना जिससे, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, प्रोनाउन। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डिड कमला देवी हैव इन हर चाइल्डहुड, जो कमला देवी है उन्होंने अपने बचपन में, ठीक है, कौन से दो कॉन्ट्राडिक्टरी, एक दूसरे के विरोधाभासी एक्सपीरियंस को रखा। क्वेश्चनिंग एंड क्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल एंड चेंज, चाइल्ड लाइक एडल्ट, सोशल एंड इंडिविजुअल। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रेडिशन एंड चेंज। ठीक है, उन्होंने दो कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप के एक्सपीरियंस कौन से रखे, ट्रेडिशनल भी था और उनकी लाइफ में एक चेंज, मॉडर्न चेंज भी था। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 129 to 135। द गोल ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज अचीव्ड इन इंडिया थ्रू ए प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल, जो इंडिपेंडेंस का जो गोल था उसे अचीव किया गया था इंडिया में एक बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद। ड्यूरिंग विच द फार साइटेडनेस ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट रिजल्टेड इन गिविंग ए फाइनल शेप टू आर सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स टू बी अचीव्ड आफ्टर फ्रीडम। जिसमें जो फार साइटेडनेस मतलब दूरदृष्टि जो थी लीडर्स की फ्रीडम मूवमेंट की, वो रिजल्ट में आई एक फाइनल शेप को देने के लिए जिससे हमारे सोशल और इकोनॉमिक गोल जो है उनको अचीव किया जा सके। This vision imagined a build a self-reliant nation through maximum utilization of the resources in men and materials। ये जो विजन इमेजिन किया गया था जिसमें हमने बिल्ड किया एक सेल्फ रिलायंट नेशन को, मतलब खुद पे डिपेंडेंट नेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के थ्रू जो रिसोर्सेज हमारे पास थे मैन और मटेरियल्स में, और जो एस्टेब्लिशमेंट था एक नोबल और लिबरल सोसाइटी। इट हैज़ बीन एन आर्टिकल ऑफ फेथ अमोंगस्ट द पॉलिसी प्लानर इन इंडिया। ये एक आर्टिकल जो है उसका फेथ था, पॉलिसी प्लानर जो थे इंडिया में उनको लेके
दैट वाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन द स्कोप, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है वो स्कोप और क्वालिटी जो है पॉलिटिकल फ्रीडम की उसको डिटरमाइन करती है। द क्वालिटी ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स ऑन इंक्रीज्ड वर्क, जो क्वालिटी होती है फ्रीडम की वो डिपेंड करती है इंक्रीज्ड वर्क और जो प्रोडक्शन है फैक्ट्रीज में उस पर। इट लीड्स टू जस्ट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमॉन्ग द पीपल सो दैट द पुअर कैन ऑल्सो एंजॉय द बेनिफिट ऑफ फ्रीडम। ये लीड होता है केवल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से वेल्थ के उन लोगों में जो पुअर हैं और जो एंजॉय कर सकते हैं फ्रीडम के बेनिफिट को। थस इट इज रिकॉग्नाइज्ड इज पॉसिबल ओनली थ्रू इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द सोसाइटी। इसे रिकॉग्नाइज किया गया है और ये पॉसिबल है केवल इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू सोसाइटी में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको लेके। इन ह्यूमन टर्म्स डेमोक्रेसी मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द पीपल रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। अगर हम ह्यूमन टर्म में देखें तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना सभी लोगों को, कास्ट के बियॉन्ड जाके, क्रीड के बियॉन्ड जाके, सेक्स और रिलीजन के बियॉन्ड जाके, जिससे सभी पर्सनैलिटीज़ को डेवलप किया जा सके। इट मीन्स एसेस टू एजुकेशन इन आर्ट साइंस ह्यूमैनिटीज़ ऑल्सो अवेयरनेस ऑफ आवर एज ओल्ड वैल्यूज़ एंड ट्रेडिशन। इसका मतलब होता है कि उस चीज़ में एक्सेस लेना जहाँ एजुकेशन जो होती है आर्ट्स में, साइंस में और ह्यूमैनिटीज़ में, और हमारे एज जो है उसको लेके जो अवेयरनेस होती है ओल्ड वैल्यूज और ट्रेडिशंस की। इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज दैट द इंडियन पॉलिसी हैज़ बीन बेस्ड ऑन ए कंसर्न फॉर द इंडिविजुअलिटी नॉट ओनली एज ए वर्कर वर्किंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी बट ऑल्सो एज एन एंड इन इटसेल्फ। इसे एम्फेसाइज किया जाता है कि जो इंडियन पॉलिसी है वो बेस्ड होती है एक इंडिविजुअल के लिए जो कंसर्न है उस पर, ना केवल एक वर्कर के लिए जो कि वर्किंग होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बल्कि एक एंड जो होता है इसमें उस पर भी। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट गोज फॉर बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बियॉन्ड जाता है। इट्स कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ नेशन यूनाइटेड इन वन पर्पस ऑफ द people speaking different languages, professing different religion and rooted in a variety of culture। हमारी कंट्री में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, सो हर किसी का डेवलपमेंट जो है वो ज़रूरी होता है। आर लीडर्स विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज बेस्ड ऑन, हमारे जो लीडर्स हैं उनका जो विजन था इंडिपेंडेंट इंडिया का वो किस पे बेस्ड था? बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। इन्होंने जितना ज़्यादा कंट्री खुद पे डिपेंडेंट होती है ना उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल होता है। इन एडिशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ आर सोसाइटी एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो नीड्स, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके एडिशन में हमारी सोसाइटी को एज ए कॉन्सिक्वेंस किस चीज़ की ज़रूरत है? डेवलपमेंट ऑफ कंट्री साइड, टू गिव इम्पोर्टेंस टू कल्चरल वेराइटी, टू पे अटेंशन टू क्लाइमेटिक चेंजेस, जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा जस्ट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है हमारी सोसाइटी में एज ए कॉन्सिक्वेंस उसको किसकी ज़रूरत होती है? केवल इक्विटेबल यानी कि समान रूप से जो पैसा है उसको इक्वल तरीके से बांटा जाए। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Along with economic growth, we also want to develop a united nation with one aim. A noble and liberal society depends entirely on economic wealth. तो यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में हमें डेवलप करना होगा यूनाइटेड नेशन, मतलब पूरे देश को एक साथ एक एम के साथ। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। एक नोबल और लिबरल सोसाइटी डिपेंड करती है इकोनॉमिक वेल्थ पे? नहीं। एक नोबल और लिबरल सोसाइटी जो होती है वो कभी भी इकोनॉमिक वेल्थ पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होती। तो यहाँ ए तो सही है लेकिन बी क्या है? गलत। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है वाइल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन द स्कोप। जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है वो डिटरमाइन करती है स्कोप को। तो जो डिटरमाइन वर्ड है वो यहाँ क्या है? एस्टैब्लिश्ड है, डिक्राइड है, प्रिफर्ड है और रिजेक्टेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, कि जबकि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो होती है वो स्कोप को क्या करती है? हाईलाइट करती है, एस्टैब्लिश करती है और डिटरमाइन करती है, यानी कि उसको बनाती है। आर सोशल एंड इकोनॉमिक गोल पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज। जो एंड है वो क्या है? प्रोनाउन है, डिटरमाइनर है, इंटरजेक्शन है और कंजक्शन है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा कंजक्शन। कंजक्शन होता है जो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। यहाँ पे सोशल गोल और इकोनॉमिक गोल को एक साथ किसने जोड़ा है? एंड ने। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन्स। जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है उसमें जो कॉन्सेप्ट है, इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? क्यूरिसिटी, आइडिया, केयर और इंसेप्शन।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आइडिया। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो इंडियन संविधान, इंडियन कॉन्टेक्स्ट है उसमें जो कॉन्सेप्ट है मतलब जो आइडिया है, सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। The independence was achieved in India through a long struggle by self-reliant leadership through violent means by making use of every resource available। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा जो इंडिपेंडेंस है उसको इंडिया में अचीव किया गया था एक लंबे स्ट्रगल के बाद। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटिशन इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ विच मेथड। जहाँ पे आप चीज़ों को रिपीट कर करके चीज़ों को हैबिट बना लेते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑडियो लिंग्विलिज्म, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग एंड कंस्ट्रक्टिव विज्म। तो यहाँ पे क्या होता है आपका ऑडियो लिंग्विलिज्म। ऑडियो लिंग्विलिज्म में क्या करते हैं, आपको चीज़ें सुनाई जाती हैं, आप सुनकर चीज़ों को बोलते हो। तो इसमें जो रिपीटिशन होता है चीज़ों का, पहले सामने वाले बोलेगा फिर आप सुनोगे और उसको वापस रिपीट करते हो। तो इसमें क्या होता है आप एक हैबिट फॉर्मेशन जो है उसको बनाते हो। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। अ टीचर ऑफ क्लास 7th आस्क हर लर्नर्स टू ब्रिंग एटलीस्ट 2 or 3 ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम। कक्षा 7 की टीचर जो है बच्चों को 2 या 3 ऑब्जेक्ट घर से लाने के लिए बोलती है। शी आस्क्स देम टू एक्सचेंज द ऑब्जेक्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स। वो आपस में एक दूसरे को ऑब्जेक्ट्स बदलने के लिए बच्चों में बोलती है। शी नाउ आस्क्स देम टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इन देयर हैंड्स इन एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस। अब वो जिस बच्चे के पास जो भी ऑब्जेक्ट आए हैं उनके ऊपर 10-10 लाइन बोलने के लिए कहती है अपने वर्ड्स में। What are the objects known as in the language learning materials? यहाँ पे जो वो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या जाना जाएगा, रियलिया, होम ऑब्जेक्ट्स, टीचर मटेरियल, इनपुट्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो ये क्या है, रियलिया। क्यों? क्योंकि बच्चे के ये रियल लाइफ सिचुएशन जो है उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चा जो है इन ऑब्जेक्ट्स को अपने घर से लेकर आया है। Which one of the following component is a process in the top-down approach of teaching learning of listening? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो एक प्रोसेस में टॉप डाउन अप्रोच में लिसनिंग की जो टीचिंग लर्निंग है उसमें इन्वॉल्व होता है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंटोनेशन एंड कंपाउंड, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन फोनिम्स, रिकॉग्नाइजिंग प्रोमिनेंट डिटेल्स, रिकॉग्नाइजिंग द टॉपिक। तो यहाँ पे होगा आपका कि कौन सा कंपोनेंट जो है, ठीक है, वो एक प्रोसेस होती है टॉप डाउन अप्रोच में। मतलब आप ऊपर से कहाँ आ रहे हो, नीचे, टॉप से डाउन, यानी कि आप सेंटेंस से कहाँ आ रहे हो, फोनिम तक। तो जो टीचिंग लर्निंग होती है लिसनिंग की उसमें टॉप डाउन अप्रोच की कौन से प्रोसेस है जिसमें आप टॉपिक जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हो। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। इंटोनेशन और कंपाउंड्स में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए सुनना जरूरी होता है। फोनिम्स में डिस्क्रिमिनेशन के लिए सुनना जरूरी है। प्रोमिनेंट डिटेल्स रिकॉग्नाइज करने के लिए उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप एक प्रोसेस लेते हो टॉप डाउन अप्रोच में, ठीक है, सुनने की जो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें, तो उसको टॉपिक को रिकॉग्नाइज करना एक प्रोसेस होती है। अ टीचर अरेंजेस हर लर्नर्स इनटू पेयर्स। टीचर ने क्या किया, बच्चों को पेयर्स में अरेंज किया। गिव देम ए टेक्स्ट ऑफ 2 पैराग्राफ। उनको 2 पैराग्राफ का एक टेक्स्ट दिया। एक लर्नर जो है एक पेयर में वो रीड करेगा, दूसरा जो है उसको डिक्टेट करेगा। देन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड। फिर पहला वाला डिक्टेट करेगा, दूसरा वाला रीड करेगा। व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज? जिक्सो डिक्टेशन, पार्शियल डिक्टेशन, रनिंग डिक्टेशन एंड कंपोजिशन डिक्टेशन। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होता है पार्शियल डिक्टेशन। क्यों? क्योंकि पहले बच्चा क्या कर रहा है, उसको रीड कर रहा है, फिर दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, उसको डिक्टेट कर रहा है, फिर थोड़ी देर बाद वाइस वर्सा हो गया। पहला बच्चा उसको डिक्टेट करेगा, दूसरा वाला क्या करता है, उसको रीड करेगा। तो ये क्या है आपका पार्शियल डिक्टेशन। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल इंक्लूड्स। जो इस बोलना होता है, बोलने की जो स्किल होती है उसमें जो मैकेनिक्स है भाषा की वो क्या इंक्लूड करती है? प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वोकेबलरी, क्लैरिटी ऑफ मैसेज, सोशल एंड कल्चरल रूल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, वर्ड और सेंटेंस। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा, बोलते वक्त आपका प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट होता है, ग्रामर आप प्रॉपर यूज कर रहे हैं कि नहीं, और वोकेबलरी आप कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर ही नहीं है, मान लीजिए मैं ग्रामर को कुछ भी बोल रही हूँ, ग्रामर को मैं बोल रही हूँ ग्रामर, तो उसमें क्या होगा, आप प्रॉपर तरीके से एक इफेक्टिव स्पीकिंग नहीं होगी। जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट। जतिन राघव जो है वो बहुत तेज पढ़ते हैं। लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, किसी पर्टिकुलर पीस को ढूंढने के लिए। इन ए मशीनरी मैनुअल। व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल नोन एज? स्किमिंग, स्कैनिंग, बॉटम अप रीडिंग और क्रिटिकल रीडिंग। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा स्कैनिंग। जहाँ पे भी हम किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्कैनिंग। स्किमिंग होती है जिसमें हम किसी भी सब्जेक्ट का जिस्ट मालूम करते हैं कि इसकी क्या समरी है।
Here are some sets of words in some pattern. यहाँ पे कुछ वर्ड का सेट है किसी पर्टिकुलर पैटर्न में. Find what are these known as in teaching, learning और pronunciation. जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो वो pronunciation में किस प्रोसेस के नाम से इसको जाना जाएगा. Bit bat, did dad, hid had, lid lad, miss mess, pin pen, lock lock. कॉन्ट्रास्टिव पेयर है, कंपेरेबल पेयर है, वोवल है और स्ट्रेस एंड इंटोनेशन है. तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दीज आर योर कॉन्ट्रास्टिव पेयर. जैसे एक होता है आपका बैड और एक होता है आपका बैड, तो इन दोनों में क्या है, ये कॉन्ट्रास्टिव पेयर होते हैं. यहाँ पे बिट हो गया आई, यहाँ पे बैट हो गया. दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग. ये बिट हो गया, ये बैट हो गया. ये डिड है, ये डेड है. ये हिड है, ये हेड है. ये लिड है, ये लेड है. तो ये होते हैं आपके कॉन्ट्रास्टिव पेयर. ठीक है. सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. वर्ड्स विच वन रिकॉग्नाइजेज व्हेन वन हियर और सीज देम आर. ऐसे शब्द जिसमें एक रिकॉग्नाइज करता है जब एक सुनता है. ठीक है. वर्ड्स विच वन रिकॉग्नाइजेज, ऐसे शब्द जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है जब एक मतलब कोई भी इंसान उनको सुनता है एंड सीज देम और उनको देखता है. आप प्रोडक्टिव वोकेबलरी, रिसेप्टिव वोकेबलरी, एक्सप्लिसिट वोकेबलरी और इम्प्लिसिट वोकेबलरी. तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा रिसेप्टिव वोकेबलरी. क्यों? क्योंकि सुनना जो होता है वो हमेशा रिसेप्टिव कैटेगरी होती है. एक होता है LSRW. लिसनिंग और रीडिंग जो होती है ना वो आपकी रिसेप्टिव स्किल होती है और स्पीकिंग और राइटिंग जो होती है दे आर योर प्रोडक्टिव स्किल. तो प्रोडक्टिव वोकेबलरी क्या होगी? स्पीकिंग और राइटिंग. रिसेप्टिव वोकेबलरी क्या होगी? लिसनिंग और रीडिंग. ठीक है. सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट. यहाँ पे बोला क्या है? सुनता है और उनको देखता है. वॉट डज फ्री राइटिंग अप्रोच टू राइटिंग प्रमोट. जब बच्चा फ्री हैंडेड किसी भी चीज़ को लिखता है तो उसमें क्या चीज़ प्रमोट होती है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्म एंड एक्यूरेसी, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट एंड फ्लुएंसी, सिंटैक्स एंड लैंग्वेज यूज. तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा जब भी आप बच्चे को फ्री राइटिंग अप्रोच देते हैं, मतलब उसको फ्री छोड़ा जाता है कुछ भी लिखने के लिए, दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट एंड फ्लुएंसी. कि बच्चा कितने अच्छे से कंटेंट को फ्लुएंटली यूज़ करता है और कितने अच्छे से उस कंटेंट को वो समझ पाता है. पेडागोजिकल ग्रामर मीन्स दैट, जो शिक्षा शास्त्री ग्रामर है उसका मतलब क्या है? ऑल ग्रामर टीचिंग शुड बी रूल फोकस्ड. नहीं, अगर रूल फोकस्ड होगी तो मान लीजिए किसी बच्चे को समझ में आ रहा है किसी को नहीं, फिर उसमें टीचिंग ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट. बिल्कुल सही बात है. जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ जहाँ पे ग्रामर आ रही है उसको आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट करके पढ़ाइए. बिगिन फ्रॉम फॉर्म एंड मूव ऑन टू यूज. जहाँ से वो बनी है वहाँ से लेके उसके यूज तक उसको लेके जाइए. नहीं, टीचिंग थ्रू इमर्जन, इमर्जन के थ्रू नहीं. हमें एक जो ग्रामर है उसको कैसे पढ़ाना है? जहाँ जहाँ वो संदर्भित तरीके से यूज हुई है. सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवोकेटेड एज एन एलिमेंट फॉर असेसमेंट इन पोएम. इनमें से कौन सा जो है वो एडवोकेट नहीं होता है एज एन एलिमेंट किसी भी पोएम के आकलन में? पोइटिक डिवाइस, थीम ऑफ द पोएम, ग्रामर और वोकेबलरी. तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होता है ग्रामर. जो ग्रामर होती है वो एक एलिमेंट नहीं होता है किसी भी पोएम के आकलन में. पोइटिक डिवाइस होती है, पोएम की थीम क्या है वो मैटर करती है, वोकेबलरी मैटर करती है, लेकिन ग्रामर इसमें मैटर नहीं करती. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147. अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर्स टू वॉच ए मूवी 2 days अगो. एक टीचर जो है उसने अपने बच्चों को एक मूवी 2 दिन पहले देखने के लिए बोला. नाउ शी आस्क्ड देम टू हैव ए डिस्कशन ऑन व्हाट वुड दे डू. अब वो डिस्कशन करने के लिए बोलती है कि वो क्या कर सकते हैं इफ दे वर द हीरो और हीरोइन ऑफ द मूवी. अगर वो उस हीरो या मूवी के हीरो या हीरोइन होते. व्हाट इज दिस असेसमेंट टास्क नोन एज. ये जो टास्क है इसको किस नाम से जाना जाता है? एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क, क्रिटिकल पेडागोजी, स्पीकिंग टास्क, थिंकिंग टास्क. थिंकिंग टास्क नहीं है. थिंकिंग टास्क में ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है. स्पीकिंग टास्क नहीं, क्रिटिकल पेडागोजी नहीं. जो एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क होता है इसमें एक बच्चे को हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं बर्ड होता, और फिर बच्चे को उसमें उसके टॉपिक से बियॉन्ड सोचने के लिए मजबूर किया जाता है. सो दिस इज द एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क. व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन. पढ़ने में जो फ्लुएंसी है उसका मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रीड ए टेक्स्ट एट ईज विद एक्सप्रेशन, एबिलिटी टू रीड ए टेक्स्ट विदाउट एनी मिस्टेक. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ते वक्त कोई गलती ही ना करें. एबिलिटी टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट, समझना एक अलग चीज होती है. एबिलिटी टू रीड विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स, बिना किसी ग्रामेटिकल एरर के हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते. तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा जब आप किसी भी टेक्स्ट को एक इजी एक्सप्रेशन के साथ एक पर्टिकुलर एबिलिटी लेके पढ़ते हैं. सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो भाषा के रिगार्डिंग इंडिया में सही है। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंग्लिश इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, नहीं। हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, हमारे यहाँ कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। आप जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज देखेंगे सब में हम हिंदी को यूज़ करते हैं। इंग्लिश इज़ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल नहीं है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया में। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अब है आपका डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर रेफर्स टू। जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है लर्निंग में, ग्रामर को मतलब लर्न करने में, वो क्या है। नोइंग द रूल्स ऑफ ए ग्रामेटिकल आइटम, knowing how to do a grammatical item, knowing the ideas and concepts in learning, knowing to use a dictionary। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे भी आप ग्रामेटिकल आइटम का जो रूल है उसको जब जानना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज का मतलब होता है एक ऐसा ज्ञान जिसको आप प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर यानी कि एक्सप्रेस कर सकें। तो जब आप ग्रामेटिकल आइटम के जो रूल्स हैं कि कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होना है, उसको जब अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर डिक्लेरेटिव knowledge। So the option 1 will be correct। Okay guys, I just hope कि things are clear to you। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए। थैंक यू।